गुड इवनिंग। आज हम समझने वाले हैं अपना टॉपिक संधि। संधि जिसमें संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़ तो मतलब हुआ कि जब दो वर्णों को पास में ला करके हम उन्हें मिला देते हैं और उनके मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, क्योंकि संधियाँ इतना हम सब ने पढ़ा हुआ होता है कि जैसे यहाँ आ लिखा हुआ है, यहाँ आ लिखा हुआ है, तो ये जो दो वर्ण हुए इन दोनों को पास में ला करके जब मिला दिया तो विकार क्या निकला? बड़ा। तो जब दो वर्णों को पास में लाकर जोड़ दिया जाए या मिला दिया जाए तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है वही हमारा क्या कहलाता है? संधि। अब संधि हर शब्द संस्कृत में कुछ प्रकृति कुछ प्रत्यय। प्रकृति का मतलब होता है धातु और प्रत्यय हमेशा जो पीछे जुड़ते हैं और उपसर्ग मतलब है जो हमेशा आगे जुड़ते हैं। तो कुछ उपसर्गों से, कुछ धातुओं से और कुछ प्रत्ययों से मिलकर बना है। तो पेपर में पूछ लिया जाता है कि संधि शब्द क्या है। तो संधि में सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। ठीक, ये क्या है? उपसर्ग है। ऐसे लिख लिया कीजिए, हमेशा जो आगे जोड़े धातु के वो उपसर्ग होता है। तो सम उपसर्ग हो गया, धा धातु हो गई और की प्रत्यय हो गया। ये हो गई धातु और ये हो गया हमारा प्रत्यय। तो अगर पेपर में पूछा जाता है कि संधि शब्द में कौन सी धातु है, तो धा धातु है। प्रत्यय कौन सा है? तो की प्रत्यय है। और उपसर्ग अगर पूछा जाए तो सम उपसर्ग है। ध्यान रखना, उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ते हैं। अब ये जो की प्रत्यय है ये जहाँ पर भी और जिस भी धातु में जुड़ता है शब्द हमेशा पुल्लिंग बनाता है। तो ये जो संधि शब्द है ये कैसा शब्द हुआ? पुल्लिंग शब्द हुआ। ठीक है, संधि शब्द हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है, ध्यान रखना। तो संधि पुल्लिंग शब्द हो गया। अगर पेपर में पूछा जाएगा कि संधि शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तो आपका आंसर होगा पुल्लिंग। अब संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। पहली है हमारी अच। अच का मतलब होता है स्वर, क्योंकि ये अच एक प्रत्याहार है और अच प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आ जाते हैं वो सभी हमारे होते हैं स्वर। तो अच में जितने भी वर्ण है वो सभी स्वर हैं, इसीलिए चाहे इसे स्वर संधि कह लो चाहे अच संधि कह लो। दूसरी होती है हल। हल का मतलब होता है व्यंजन। तो चाहे हल कह लो, हल संधि यानी कि व्यंजन संधि कह लो, और चाहे व्यंजन संधि कह लो। अच्छा, जब भी आप प्रत्याहार लिखा करें तो ध्यान रखा करें, आप लोग ये गलती बहुत कर देते हो कि पीछे वाले वर्ण में हलंत लगाना भूल जाते हो। तो अगर हलंत नहीं लगाओगे तो ये बन जाएगा हल, जो कि गलत है। प्रत्याहार में हमेशा लास्ट में एक संज्ञक वर्ण होता है, यानी कि हलंत वर्ण जरूर होता है। ठीक है, और दूसरी है हमारी, दूसरी व्यंजन हो गई। तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक, अब डालिए, पहली है स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब होता है अब हमने संधि के तीन प्रकार तो जान लिए कि संधि तीन प्रकार की होती हैं, अच, हल और विसर्ग। अब इसमें जो स्वर संधि है इसका क्या मतलब हुआ? तो स्वर संधि में हम जानते हैं कि बीच में प्लस रहता है और एक यहाँ शब्द लिखा हुआ होता है, एक यहाँ शब्द लिखा हुआ होता है। ठीक है, पहले वाले के लास्ट वाले शब्द को लिया जाता है और दूसरे वाले के स्टार्टिंग वाले शब्द को लिया जाता है। ठीक, तो स्वर संधि का मतलब क्या हुआ कि जब दोनों तरफ क्या हो? अच, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी अच हो और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण भी अच। अच मतलब होता है स्वर। तो जब जहाँ पर स्वरों का स्वरों से मेल होता है और विकार में भी क्या निकल के आता है? स्वर, तो ऐसी संधि क्या होती है? स्वर संधि। तो आपकी परिभाषा बनती है स्वर संधि की कि जहाँ पर स्वरों का स्वरों से मेल होता है तो हमारी स्वर संधि होती है। ठीक है, अब स्वर संधियों में भी पहली संधि है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, हमने इतनी बातें जानी कि संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है, संधि शब्द में सम उपसर्ग है,
इनके नीचे लिख लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी तो नया नया पढ़ा है तो ध्यान रहेगा। कुछ टाइम बाद जब 2-3 टॉपिक हो जाते हैं फिर पिछला टॉपिक देखो तो ध्यान भूल जाती है, इसलिए सम उपसर्ग के नीचे लिख लिया कीजिए ऐसे। उपसर्ग धा धातु है और की प्रत्यय है, ठीक। संधियाँ 3 प्रकार की हुई, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का मतलब होता है जहाँ स्वरों का स्वरों से मेल हो, ऐसी संधि हमारी स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि में भी कुछ संधियाँ आ जाती हैं, तो स्वर संधि की पहली संधि है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि और दीर्घ संधि का सूत्र है हमारा अकः, ये है सूत्र, अकः सवर्णे दीर्घः। सूत्र आपको हर संधि का याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पेपर में संधियों के जो 4 ऑप्शन रहते हैं आपके, तो उनमें संधियों के नाम नहीं देते हैं। कई बार आपका ऑप्शन इन सूत्रों को दे करके होता है, तो आपको सूत्र याद होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सूत्र किस संधि का है, तभी आप संधि की पहचान कर पाओगे और अपना सही आंसर लगा पाओगे। तो सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः, अका का मतलब है अक प्रत्याहार से, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं आ, ई, उ, रे और रे, ये 5 वर्ण, ठीक। अक एक प्रत्याहार है जिसमें आ, ई, उ, रे और रे 5 वर्ण आ जाते हैं, ठीक। अब यहाँ आ से मतलब केवल छोटा आ नहीं है, ई से केवल ह्रस्व ई नहीं है, ह्रस्व उ नहीं है और ह्रस्व रे नहीं है। इनका आ दे दिया तो आ का मतलब महर्षि पाणिनि ने केवल आ देकर के ये बता दिया कि आ होना चाहिए, चाहे वो दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, ठीक है। तो यहाँ आ का मतलब छोटा बड़ा दोनों से हो जाएगा, ई का मतलब भी छोटा ही छोटी बड़ी, ऐसे ही ऊ तो छोटा ऊ बड़ा, और रे भी ह्रस्व और दीर्घ दोनों से हो जाएगा। रे का दीर्घ नहीं होता है तो रे का यही रहेगा, ठीक है। तो अक का मतलब क्या हुआ, आ, ई, उ, रे और रे, ठीक है। अक प्रत्याहार के बाद आपकी परिभाषा क्या बनेगी कि यदि अक प्रत्याहार मतलब इतने वर्णों के बाद अगर सवर्णे, सवर्णे, सवर्णे का मतलब है समान वर्ण, तो अक प्रत्याहार के बाद यानी इतने वर्णों के बाद अगर समान वर्ण आएगा तो ये मिलकर के क्या करेंगे, दीर्घ। दीर्घ मतलब इनका आदेश हो जाएगा बड़ा, बड़ी, बड़ो और दीर्घ रे आदेश हो जाएगा। अब समझो जरा इसको, अक प्रत्याहार में इतने वर्ण आ जाते हैं, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, अक। अक हटाओ, सीधा सीधा ऐसे लिखो, आ, ई, उ, रे, और रे के बाद अगर समान वर्ण आए, समान वर्ण होगा तो इनके स्थान पर आदेश क्या हो जाएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, दीर्घ रे आदेश हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे यदि पद के अंत में यहाँ आ है और यहाँ पर भी अगर आ आया तो आ के बाद समान वर्ण आया, आ के बाद आ आया तो आ और आ मिलकर के दीर्घ करेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ, ठीक है। अब जरूरी नहीं है छोटा के बाद छोटा ही आना चाहिए, अगर बड़ा आ के बाद भी छोटा आ जाता है तब भी दोनों वर्ण मिलकर के क्या करेंगे, दीर्घ आदेश, ठीक है। क्योंकि आ के बाद आ आना चाहिए, ह्रस्व दीर्घ में से कोई भी आ जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आ के बाद आ ही आना चाहिए। तो चाहे छोटा के बाद छोटा आ जाए, चाहे छोटा के बाद बड़ा आ जाए, चाहे बड़ा के बाद छोटा आ जाए, चाहे बड़ा के बाद बड़ा आ जाए, अगर आ और आ मिलेंगे तो आदेश क्या हो जाएगा, बड़ा। ऐसे ही है, अगर ई के बाद ई आता है तो दोनों मिलकर के क्या कर देंगे, बड़ी ई। चाहे छोटी ई के बाद छोटी ई आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, बड़ी, और चाहे बड़ी के बाद बड़ी आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, बड़ी। तो अगर ई के बाद ई आ रही है तो आपका आदेश क्या हो जाएगा, बड़ी, ठीक। ऐसे ही ऊ का हो जाता है, अगर छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो ऊ के बाद ऊ तो आया ही, ह्रस्व आए चाहे दीर्घ है, लेकिन ऊ के बाद ऊ ही आना चाहिए, तो आदेश क्या हो जाएगा दोनों के स्थान पर, बड़ो। ऐसे ही चाहे बड़ो के बाद बड़ो आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ो। तो एक रे का भी देख लीजिए, जैसे रे है, रे के बाद चाहे रे आ जाए चाहे दीर्घ रे आ जाए, दोनों में अंतर है, देखिए यहाँ और यहाँ।
तो चाहे ह्रस्व रे के बाद दीर्घ रे आए, लेकिन री के बाद रे तो आया ही है, तो आदेश क्या हो जाएगा, दीर्घ रे आदेश। क्लियर है? तो आपकी सीधी सीधी परिभाषा क्या बनी कि यदि अक प्रत्याहार में जान लिए कि आ ई उ रे और र, ठीक है, और इनके केवल ह्रस्व से मतलब नहीं है, ह्रस्व और दीर्घ दोनों से मतलब है। तो यदि अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आएगा, मतलब अगर एक तरफ आ है तो दूसरी तरफ भी अगर आ ही आएगा, तो दोनों के स्थान पर हम क्या करेंगे, दीर्घ आदेश, यानी क्रमशः बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, बड़ा रे आदेश हो जाता है। इतना क्लियर है? जैसे समान वर्ण होगा तो फिर हम आदेश क्या करते हैं, दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है उन दोनों को वर्णों को मिला करके हमारा बड़ा वर्ण आदेश हो जाता है। ठीक है, जैसे देव धन आलय, देव धन आलय, मैंने बताया था बीच में जो प्लस रहता है उसमें पहले वाले शब्द का लास्ट वाला देखते हैं और दूसरे वाले का पहला वाला देखते हैं। अब देव में वाह है, वाह में स्वर क्या है, आ। जब हम अलग अलग करके लिखेंगे स्वर और व्यंजन तो ऐसे निकल के आया, और यहाँ आलय का आलय रहा। तो यहाँ क्या है, छोटा, यहाँ क्या है, बड़ा। आ के बाद आ आया, समान वर्ण आया। अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण है कि नहीं है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ। अब इन दोनों के स्थान पर बड़ा आ रहा है तो ये दोनों ही चले जाएंगे और बीच में केवल क्या रह जाएगा, बड़ा आ। तो शब्द क्या बना हमारा, देवालय। आया समझ में? एक और देखिए, विद्याधन अर्थी। ठीक, विद्या में क्या है, बड़ा आ है, और यहाँ पर क्या है, आ। अक के बाद समान वर्ण आया, आ के बाद आ आया, समान वर्ण आया, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश, यानी ये दोनों ही चले जाएंगे, बीच में केवल क्या रह जाएगा, बड़ा आ। तो शब्द क्या बना हमारा, विद्यार्थी। आया समझ में? और देखिए, आ क्या समझ लिया, ई का देखिए, कपि धन ईशक। अपने अपनी कॉपी में निकालने की कोशिश करो। कपि में है ई, यहाँ क्या है, बड़ी। ई के बाद ई आई, समान वर्ण आया, अक प्रत्याहार ये हो गया, इसके बाद ई ही आई, मतलब समान वर्ण आई, दोनों के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, दीर्घ, यानी इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ी। अब यहाँ से ई चली गई, यहाँ से बड़ी चली गई, अब क्या रहेगी, केवल बड़ी। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, कपीशः। अब जैसे आप लोगों में से अगर किसी को ये कंफ्यूजन होती हो कि ये दोनों चले गए तो ये बड़ी कहाँ लगानी है, तो ऐसे लिख लिया करो, का हो गया, का आ गया, पा में जो छोटी थी और ईशा में जो बड़ी थी, इन दोनों के स्थान पर ही तो बड़ी आई। तो जब पा में से ई चली गई तो पा कैसा हो गया, आधा। अब इन दोनों के स्थान पर बड़ी आ गई तो बीच में बड़ी लिख दो, और यहाँ से ई चली गई, अकेला क्या बचा, सा, तो शा लिख दो। ठीक, अब ये क्या है, पा आधा है, हमेशा व्यंजन स्वर में जाकर के मिलता है। का लिख दिया, पा में बड़ी की मात्रा लगेगी तो पी हो गया, और शा का सा आ गया, तो शब्द क्या बन गया हमारा, कपीशा। ठीक है, अगला लिखिए उदाहरण, भानु धन उदयः। बनाइए इसको, क्या बनेगा, भानु धन उदयः। तो भानु है और उदया है, भानु में ऊ है, उदया में भी ऊ है। ऊ के बाद ऊ आया, समान वर्ण आया, दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे, बड़ा ऊ। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, भानुदया। क्लियर है? अगला देखिए, रे वाला, मात्र धन ऋणम। मात्र में जो री है, ये री आ गई, यहाँ ऋणम में भी री है, ये भी री आ गई, रे के बाद री आई, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, मात्र। लिख लीजिए इसको। आ गया ये समझ में? तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या हुआ, अकह सवर्णे दीर्घा। इसी सूत्र से पूरी परिभाषा निकल के आ गई, और अगर इस सूत्र से नहीं निकाल पा रहे हो तो मैंने परिभाषा बोल दी है, आप वहां जरूर लिख लिया करो, जो जो समझ में ना आया करे वो सब लिख लिया करो। तो अक का मतलब हो गया ये 5 वर्णों से,
ठीक है। अब यहाँ आ से मतलब ध्यान रखना, केवल छोटा आ भले ही अक प्रत्याहार में आ रहता है, लेकिन जब हम संधि बनाएंगे तो आ और बड़ा दोनों से मतलब रहेगा, ऐसे ही सबका है, ठीक है। तो अक प्रत्याहार के बाद सवर्णे अगर समान वर्ण आएगा तो हम क्या कर देंगे, उसका दीर्घ कर देंगे। तो समान वर्ण कैसे आता है, जैसे कि ये री है, री के बाद री आना चाहिए था, री आया तो री अक प्रत्याहार हो गया, फिर से री आया तो समान वर्ण आया, इनके स्थान पर हमने बड़ी री कर दी तो ये क्या हो गया, दीर्घ आदेश। जैसे इसको बनाइए, हिमालय, संधि क्या है, हिमालय। जो प्लस वाली अवस्था रहती है वो होती है विच्छेद की अवस्था, और जब हम जोड़ करके शब्द बना देते हैं, जब प्लस हट जाता है बीच से, शब्द एक हो जाता है, तो वो होती है संधि की अवस्था। तो जब विच्छेद की अवस्था होती है तो संधि बनानी होती है, और जब संधि की अवस्था होती है तो विच्छेद करना होता है। अब ये एक शब्द लिखा हुआ है, इसे हम विच्छेद करेंगे। अब यहाँ आपने कौन सा दीर्घ वर्ण देखा, बड़ा है, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो बड़ा करने वाली संधि तो दीर्घ संधि है, और बड़ा होता कब है, जब आ के बाद आ मिलेगा। तो जब विच्छेद करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हिम धन आलय, हिम में आ है, आलय में आ है, मिलकर के सवर्ण दीर्घ आदेश हुआ तो शब्द क्या बन गया हमारा, हिमालय आ गया। ऐसे ही एक और संधि से विच्छेद कर लीजिए, श्री शाह, श्री में बड़ी है, इसी बड़ी से हमें पता चल गया कि यहाँ संधि कौन सी जा रही है, हमारी दीर्घ संधि, क्योंकि बड़ा, बड़ी, बड़ो और बड़ा रे आदेश करने वाली संधि दीर्घ होती है। और ई आता कब है, दीर्घ आदेश होता कब है, जब ई और ई मिलते हैं। तो जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, श्री धन ईशा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखो श्री में आप ऐसा और ईशा में ऐसा, यहाँ पे भी ई के बाद ई ही आई, लेकिन आप श्री में छोटी की मात्रा और ईशा में छोटी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बड़ी तो निकल आएगी, लेकिन ये दोनों ही शब्द अशुद्ध हैं, तो आपका विच्छेद अशुद्ध होगा। तो हमेशा विच्छेद में जो आप शब्द रखें वो सार्थक शब्द होने चाहिए, इसीलिए हमेशा क्या हो जाएगा, श्री धन ईशा, और शब्द क्या बनेगा हमारा, श्री ईशा। आ गया समझ में। तो अतः सवर्ण दीर्घा मतलब अक प्रत्याहार के बाद अगर समान वर्ण आएगा तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश। अब इसके बाद एक और संधि है हमारी गुण संधि। एक और संधि है गुण संधि, ठीक, जिसका सूत्र है आद गुणा। सूत्र सबके याद करना अच्छे से, क्योंकि कई बार केवल ऑप्शन में आपके सूत्र ही रहते हैं। तो कौन सी संधि का क्या सूत्र है, या संधि कौन सा सूत्र किस संधि को बताता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आद गुणा, ठीक, ये संधि कहती है छोटा आ या बड़ा आ के बाद, ठीक, यदि ई, उ, रे और रे आए तो ई का मतलब केवल छोटी ई से नहीं है, ई का मतलब छोटी बड़ी दोनों से हो जाएगा। ऐसे ही दोनों ऊ से मतलब हो जाएगा, ऐसे ही दोनों रे से मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आ और आ के बाद ई, उ, रे और रे आएगा तो हम, यदि आ के बाद छोटी या बड़ी आएगी तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए। वहां दीर्घ आदेश हो रहा था क्योंकि वो दीर्घ संधि थी, यहाँ दीर्घ आदेश नहीं होगा क्योंकि ये दूसरी संधि है। तो आ के बाद अगर ई आता है तो आदेश क्या होगा, ए। ऐसे ही फिर से आ और आ के बाद यदि उ और बड़ऊ आता है तो आ और मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ। अगर आ और आ के बाद रे आता है तो हमारा हो जाएगा अर आदेश, और अगर आ और आ के बाद लिर आता है, लिर में केवल ह्रस्व ही रहता है क्योंकि लिर का दीर्घ नहीं होता। दीर्घ संधि में लिर का मैंने एक भी उदाहरण नहीं लिखा था, इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि दीर्घ संधि का काम होता है दीर्घ आदेश करना, और लिर का दीर्घ नहीं होता है, इसीलिए दीर्घ संधि में लिर का कोई उदाहरण नहीं मिलता, ठीक है। तो एक बार ये शायद क्वेश्चन पूछा भी गया था कि दीर्घ संधि में लिर का उदाहरण क्यों नहीं मिलता, तो इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि लिर का दीर्घ नहीं होता, तो इसीलिए हम यहाँ पर केवल ह्रस्व अवस्था में लिखेंगे। तो अगर आ और आ के बाद रे आता है तो आदेश क्या हो जाता है, अल, ठीक है। जब आप रे बोलते हैं तो रे में रा निकलता है,
तो समझ जाओ यहाँ पे अर जाएगा, और जब ले मिल बोलते हैं तो ला निकलता है, तो यहाँ समझ लो अल हो जाएगा। तो अगर आ के बाद ई आएगा तो ए, आ के बाद ऊ आता है तो ओ, आ के बाद रे तो अर, आ के बाद ले तो अल। यानी कि ए, ओ, अर और अल कौन सी संधि करती है? आद गुणा। जो किसका सूत्र है? गुण संधि का। आ गया? तो आपकी सीधी सीधी परिभाषा बन जाएगी कि यदि आ और आ के बाद ई, ऊ, रे और रे आएंगे तो आ और ई मिलकर के ए, आ और ऊ मिलकर के ओ, आ और रे मिलकर के अर, और आ और रे मिलकर के अल आदेश हो जाता है। जैसे रमा, धन, ईशा। ठीक, रमा में क्या है? बड़ा है। ईशा में क्या है? बड़ी। दोनों हो गए। आ के बाद ई आई, तो आ के बाद अगर ई आती है तो क्या बताया था अभी अभी? दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए आदेश हो जाता है। ऐ नहीं होगा, केवल ए होगा। ध्यान रखना, ए ऐ से, ए का मतलब ऐ से भी नहीं है, केवल ए का मतलब ए से है और ओ का मतलब ओ से है। तो आ और ई मिले तो आदेश क्या हो गया? ए। अब यहाँ से ये बड़ा चला गया और ईशा से बड़ी ई चली गई, आ क्या आ गया? ए। तो शब्द क्या बन जाएगा? सबसे पहले तो लिख लो, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है। रा का रा लिख दिया हमने, माँ में से बड़ा चला गया, स्वर हट जाता है जब किसी अक्षर में से, तो आधा हो जाता है वो, तो इसमें से ये चला गया तो ये हलंत लग गया। अब बड़ा और बड़ी के स्थान पर ए आया है तो इसके बाद तुरंत ए लिखेंगे। अब यहाँ से भी ई चली गई, अकेला क्या बचा? सा। अब इन्हें मिलाएंगे, ये आधा है, ए स्वर है, तो ए की क्या रहती है? एक मात्रा। तो शब्द क्या बन गया? रमेशा। ऐसे ही हर संधि में ध्यान रखना। अगर सीधा सीधा समझ में आ जाता है कैसे जुड़ना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप ऐसे स्वर व्यंजन अलग अलग करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगला है महाधन उत्सव। महा में बड़ा है, उत्सव में ऊ है। आ के बाद ऊ आया तो आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाता है? ओ। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा? महोत्सव। आ गया समझ में? एक और उदाहरण देखें। अगला है सूर्य धन उदय। सूर्य में आ है, उदय में भी ऊ है। आ के बाद ऊ आया तो आ के बाद अगर ऊ आता है तो किस संधि का योग बनता है? गुण का। और आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाता है? ओ। तो आपका शब्द क्या बनेगा? सूर्योदय। तो अगर पेपर में आता है सूर्य धन उदय में संधि है, ये नहीं पूछा कि संधि क्या बनेगी, ये पूछ लिया विच्छेद से ही केवल कि संधि है, तो ऐसे ही निकाली जाती है। लास्ट में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पहले देखो क्या आ रहा है, और इन दोनों को मिलाने पर क्या आदेश हो रहा है। तो आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है। ओ करने वाली संधि क्या होती है? गुण। तो आपका आंसर होगा गुण संधि। ठीक है, अगला है तव धन ऋकार। तव में क्या है? कौन सा स्वर है? छोटा। ऋकार में क्या है? ऋ। आ के बाद यदि ऋ आता है तो क्या आदेश होता है? अल हो जाता है। अब इन दोनों के स्थान पर क्या आ गया? अल। अब ये लिखने में बहुत दिक्कत होती है, तो तव में इनमें सारे स्वर व्यंजन अलग अलग कर लो। वा में से आ चला गया ना, तो वा में हलंत आ जाएगा। अब बीच में आ चला गया तो आ को हटा दो, अब अल रख देंगे बीच में। यहाँ ऋकार में से ऋ भी चला गया, शब्द क्या बचा? कार। ठीक है, अब इन्हें मिलाइए तो क्या बनेगा? ता। ये आधा है, आगे स्वर है तो वा पूरा हो गया। ला भी आधा है, लेकिन ला के आगे कोई स्वर नहीं है, तो ला आधा का आधा ही रहेगा और कार का कार जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया? तवलकार। आ गया? एक अर का और देख लीजिए। अर का उदाहरण है बसंत प्लस ऋतु। ये पूछा जा चुका है एक बार पेपर में, शीत ऋतु करके पूछा गया था एक बार शायद। बसंत धन ऋतु, यहाँ पे भी आ आना चाहिए प्रथम पद के अंत में, क्योंकि आ और आ के बाद, चाहे छोटा आ के बाद या बड़ा आ के बाद, इन दोनों में से ही किसी एक के बाद ये वर्ण आने चाहिए। तो यहाँ आ गया, इसके बाद क्या आया? ऋ। तो
तो आ और रे मिलकर के अभी अभी बताया अर आदेश होता है, तो आ भी चला गया, रे भी चला गया, दोनों के स्थान पर क्या हो गया, अर आदेश। ठीक, अब इनका भी स्वर व्यंजन अलग अलग करके अपनी अपनी कॉपी पे लिखिए। वसंत, अब ता में से आ चला गया ना, तो आ चला गया, तो इसमें लगा दो हलंत। आ और रे मिलकर के ही तो इसका आ और इसका रे मिलकर के ही तो अर हुआ, तो यहाँ अर लिख दो बीच में, और रेत भी चला गया, तो क्या बचा केवल तू। अब मिलाओ इनको, ऐसे शब्द शुद्ध बनेगा, वरना ये भी बहुत गलती होती है। वसंत, ना तक तो हम लिख देंगे, ता आधा है, ता के आगे स्वर है, तो ता हो गया पूरा। अब रा आधा है, रा के आगे कोई स्वर नहीं है, और रा आधा ऐसा लिखा नहीं जाता, या तो ऊपर जाता है या नीचे आता है। तू को तू लिखिए, रा ऊपर जाएगा, तो शब्द क्या बना हमारा, बसंत ऋतु। ठीक है, ऐसे ही आप लोग बनाएंगे शीत धन ऋतु, जैसा ये समझाया है ऐसे ही इसे निकालना। अगर इसे निकालोगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आपका शब्द कुछ ऐसा बनेगा। अब कैसे बनेगा, तो ऐसे ही करके देख लेना, तो आपका शब्द बन जाएगा शीतल ऋतु। ठीक, तो आ का भी उदाहरण, ई का भी देख लिया, उ का भी देख लिया, रे का भी देख लिया, रे का भी देख लिया। तो जब आ और आ के बाद ई, उ, रे और रे वर्ण आते हैं, तो हमारा ए, ओ, अर और अल आदेश हो जाता है। किस संधि से हो जाता है, गुण संधि से। दीर्घ संधि का क्या था कि समान वर्ण आने चाहिए, आ के बाद अगर पहले आ है तो पीछे भी आ ही आना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आगे आ होना चाहिए और पीछे अगर इतनों में से कोई आ रहा है तो ए, ओ, अर और अल आदेश हो जाता है। क्लियर है। वो संधि आदेश कर रही थी दीर्घादेश, यानी बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, बड़ा रे आदेश कर रही थी, और ये संधि क्या आदेश कर रही है, ए, ओ, अर और अल। ठीक है, इन संधियों को लिख लीजिए, देख लेना, और जो भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट जरूर डाल दिया कीजिए, जिससे समझ में आ जाए कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, बाकी जो डेफिनेशन बोली है इन एक जगह आप लोग अपने रजिस्टर में लिखते जाइए, जिससे आप लोगों को डेफिनेशन ध्यान याद बनी रहे, क्योंकि कभी कभी पेपर में ऐसा भी पूछ लेते हैं कि आ धन ई बराबर ए, यह योग बनता है किस संधि में। तो ध्यान रखना, ये आप तभी सही कर पाएंगे जब आपको डेफिनेशन अच्छे से याद होगी। तो आ के बाद अगर ई आ रही है और ए आदेश हो रहा है, तो ये जाती है गुण संधि में। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।